हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 आईसीएससी के फिजिक्स के चैप्टर 2 जो कि है फोर्स। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द फोर्स। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स है उनको देखते हैं पहले। तो पहला पॉइंट है अ बॉडी नॉट चेंजिंग पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ नियर बाय फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इट सेड टू बी ए रेस्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता टाइम के अकॉर्डिंग तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं या उस बॉडी को बोलेंगे रेस्ट में है। वही दूसरी तरफ अ बॉडी चेंजिंग पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू नियर बाय फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इट्स सेड टू बी इन मोशन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी बॉडी जो टाइम के हिसाब से या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे वो क्या हो रही है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे मोशन। फोर्स इज अ पुल और पुश विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी और कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। तो फोर्स क्या है? तो फोर्स है पुश करना या पुल करना या किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को चेंज करना या उसके मोशन को चेंज करना या उसके साइज को या शेप को चेंज करना। अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी कैन, किसी भी अगर बॉडी पे हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा? मूव इट, जो बॉडी होगी वो मोशन होगी। स्टॉप इट, या तो वो रुक जाएगी। इंक्रीज और डिक्रीज इट स्पीड, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगा। चेंज इट्स शेप एंड साइज इफ इट इज नॉट फ्री टू मूव, या तो अगर वो मूव नहीं कर पा रही है तो उसका शेप या साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो। अब आगे देखते हैं। फोर्स इज डिफाइंड एज दैट केस विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड आल्सो डिफॉर्म इट। तो फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं या फोर्स की वजह से ही कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है या फिर कोई सा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अब फोर्स है बोथ द मैग्नीट्यूडनल एंड डायरेक्शन, जो हमारा फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड भी होता है उसमें और उसमें डायरेक्शन भी होता है, यानी कि एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अब फोर्स लगाते हैं लेकिन जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वहां पे हमारा जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा किसके? अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स के। या फिर जो अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है वो बिगर फोर्स है तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। When two forces act on a body which are in equal magnitude but opposite in direction, the net force on the body is zero. जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि एक लेफ्ट डायरेक्शन से और एक राइट डायरेक्शन से, तो वहां पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि दोनों ही साइड से इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो वहां पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? जीरो। अब आगे देखते हैं। फोर्स आर ऑफ टू टाइप, जो हमारे फोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स को समझते हैं सबसे पहले। कॉन्टेक्ट फोर्स द मस्कुलर फोर्स अप्लाइड एज पुल और पुश। ये कॉन्टेक्ट फोर्स जिसमें हम क्या लगाते हैं? मसल्स का फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या किसी को पुल करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स है क्योंकि इसमें भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट होता है। थर्ड है द फोर्स ऑफ रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, और यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा। फोर्थ है द फोर्स ऑफ टेंशन एंड स्ट्रिंग पुल्ड बाय लोड, जैसे कि हम क्या करते हैं? टेंशन वाला फोर्स लगाते हैं, जिससे कोई जैसे पुलिस से हम कुछ चीजें खींचते हैं तो वहां पे भी क्या होता है? कांटेक्ट होता है। अब वही बात करते हैं जहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझते हैं कौन सा फोर्स है ये? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर भी कोई कांटेक्ट नहीं होता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट क्या करती है? आयरन के पार्टिकल्स को खींच लेती है अपनी तरफ, तो वहां पर भी कोई कांटेक्ट नहीं होता लेकिन उनके बीच में फोर्स लगता है और वो कैसा होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आगे देखते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स
विथ विच द अर्थ पुल्स द बॉडी, जो हमारी बॉडी का वेट है वो एक फोर्स अप्लाई करता है, इसी की वजह से हमारी जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ आती है, या उसी को हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द यूनिट ऑफ वेट इज kg, not kgf, not kg, which is a unit of mass। जो हमारा वेट है उसकी यूनिट है kgf, जो और जिसको हम kg बोलते हैं वो गलत है, उसकी फुल फॉर्म क्या है kgf, यानी कि पर फोर्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द मोशन, फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है जो क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में मोशन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। द केस ऑफ फ्रिक्शन इज द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलर प्रोजेक्शन ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी सरफेस होती है या तो उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम हो या फिर वो इरेगुलर प्रोजेक्शन हो, इसी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका अपोज करता है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड है तो उसको देख लेते हैं। नंबर 1 द स्मूथनेस और रफनेस, जो सरफेस है उसकी स्मूथनेस और रफनेस पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और दूसरा है द वेट ऑफ द स्लाइडिंग और रोलिंग बॉडी, जो हमारी बॉडी होगी वो स्लाइड कर रही है, रोल कर रही है, और उसका वेट कितना है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आगे देखते हैं हम, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड नहीं करता है एरिया ऑफ सरफेस पे, कितने सरफेस पर उसने कांटेक्ट किया है या किसने नहीं किया है, बस वो डिपेंड करता है सरफेस की स्मूथनेस, रफनेस और वेट ऑफ द बॉडी और स्लाइडनेस और रोलिंगनेस पर। अब आगे देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं तो समझते हैं। द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर, नंबर 1 फ्रिक्शन अपोज द मोशन, फ्रिक्शन की वजह से कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो रेस्ट में जाता है। सेकंड, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। थर्ड, फ्रिक्शन केस वियर एंड टियर, फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर होता है, यानी कि टूट फाट होती है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें। आगे देखते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस इफिशियंसी, और जो इफिशियंसी है किसी ऑब्जेक्ट की वो कम कर देता है फ्रिक्शन। आगे है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय, फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं तो समझते हैं। सबसे पहले है मेकिंग द सरफेस स्मूथ, जो हमारी सरफेस है उसको स्मूथ बनाकर। द यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, जो हमारे ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स है उसको यूज कर कर। द यूज ऑफ बॉल बियरिंग, बॉल्स का यूज करके। थर्ड है स्ट्रीम लाइनिंग द शेप ऑफ द मूविंग बॉडी, और जो बॉडी है जो मोशन में है उसका शेप कैसा होना चाहिए, स्ट्रीम लाइन, ताकि वो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम अप्लाई हो। आगे देखते हैं द मैक्सिमम फोर्स exerted by a surface on a body so long as it remains stationary is called the force of static friction, वो मैक्सिमम फोर्स जो किसी सरफेस पे एग्जर्ट किया गया हो और जो बॉडी अभी भी स्टेशनरी कंडीशन पे है तो उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि हम कितना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें लेकिन जो बॉडी है वो हमेशा स्टेशनरी या रेस्ट में ही रहेगी तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे देखते हैं the minimum force required to keep the body moving over surface such that it moves equal distance in equal interval of time is called the force of sliding friction। मैक्सिमम फोर्स जिसमें हमारी बॉडी वहीं पे रहेगी स्टेशनरी, हम कितना अप्लाई कर दे तो वो होता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वही जो मिनिमम फोर्स है किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं हम मिनिमम फोर्स, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूवेबल कंडीशन में आ जाता है, तो उस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या उस तरह के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आगे देखते हैं द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रोल अ बॉडी ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसा मिनिमम फोर्स जो किसी बॉडी पे अप्लाई होता है और वो सरफेस को या उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से रोल करवा देता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और उससे भी कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से भी। फ्रिक्शन इज एडवांटेजेस टू अस इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज और टू आवर लाइफ, फ्रिक्शन से ज़्यादातर हमें बेनिफिट ही है लेकिन कहीं कुछ ऐसे एस्पेक्ट पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर हमें उससे लॉस भी है। अब आगे देखते हैं कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो समझते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ ईच स्टूडेंट statements। The friction force act
एज इन द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई होता है? नहीं, उसके अपोजिट होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। जो वेट की यूनिट है वो क्या केजी या किलोग्राम है? नहीं, वो केजीएफ है। नेक्स्ट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्या फोर्स किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन चेंज कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट है अ फोर्स इंक्रीज द मास ऑफ अ बॉडी व्हेन अप्लाइड ऑन इट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या उसका मास इंक्रीज हो जाता है? तो नहीं होता है। आगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डिसएडवांटेजेस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के क्या हमेशा डिसएडवांटेजेस ही हैं? तो वो नहीं है, कहीं बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। आगे है द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है क्या रोलिंग फ्रिक्शन से? तो हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन पे हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है लिक्विड्स ऑफर मोर फ्रिक्शन देन गैस। जो लिक्विड है उस पर ज्यादा फ्रिक्शन लगता है गैस के कंपैरिजन। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अ वेट ऑयली रोड ऑफर्स मोर फ्रिक्शन देन ड्राई रफ रोड। जो ऑयल की रोड होगी उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा या ड्राई रफ रोड पर? तो ऑयल अगर हम लगा देंगे या ग्लिसरीन वगैरह लगा देंगे तो फ्रिक्शन वहां पे बहुत कम हो जाएगा, जबकि कोई रोड सूखी है तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। आगे देखते हैं फोर्स इज अप्लाइज एज पुश और पुल। हम फोर्स को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पुश करके किसी ऑब्जेक्ट को या पुल करके। सेकेंड ऑन स्क्वीजिंग अ गम ट्यूब इट शेप चेंज। जब स्क्वीजिंग करते हैं गम ट्यूब को तो उसका शेप क्या हो जाता है? चेंज। ऑन पुलिंग अ स्ट्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीज। जब हम किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है अ मूविंग फुटबॉल व्हेन किक्ड इट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। जब हम किसी मूविंग फुटबॉल पे किक करते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है ऑन अप्लाइंग फुटबॉल व्हेन क्रिकेट किक्ड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज है, तो जैसे हमने देख चुके हैं। आगे देखते हैं ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग कार इट स्पीड स्लो डाउन। जब हम किसी कार पर या किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट पे किक या ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। वी यूज बॉल बेयरिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग यूज कर सकते हैं। फ्रिक्शन अपोज द मोशन। फ्रिक्शन की वजह से जो मोशन है वो रुक जाता है। लुब्रिकेंट आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन केस वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। फ्रिक्शन की वजह से मशीन में वियर और टियर देखने को हमें मिलता है, यानी कि टूट फूट हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम ए को हम कॉलम बी से क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो देखते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। मास की यूनिट क्या है? केजी, जबकि वेट की क्या है? केजीएफ। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? वियर एंड टियर, यानी कि टूट फूट होती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, इनको सिलेक्ट करना है। देखते हैं अ बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ। एक कोई सा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, किसकी वजह से? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अ फोर्स डज नॉट चेंज। फोर्स की वजह से क्या चेंज नहीं हो सकता? तो किसी ऑब्जेक्ट का मास। नेक्स्ट है अ फोर्स इज टू बी एक्सप्रेस करेक्टली रिक्वायर्स बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो हमारा फोर्स होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या काम है? तो अपोजेस मोशन, मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय। फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो मेकिंग द सरफेस वेट। सरफेस को हम क्या कर सकते हैं? लुब्रिकेंट अप्लाई करके या वेट करके। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? तो है केस वेयर एंड टेयर। क्या फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टेयरिंग होती है? क्या हीट प्रोड्यूस होती है? या कोई सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो स्टॉप हो जाता है? तो हाँ ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, इज ऑल द अबाउट डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड इफ। फ्रिक्शन कब इंक्रीज हो जाएगा? कि अगर सरफेस पे ऑयल स्प्रे करे जब, या वेट हो जब, या पॉलिश कर दे तब। तो सरफेस को हम ड्राई रखे तब। नेक्स्ट है नेम द टर्म यूज्ड फॉर द पुश और पुल। पुश और पुल के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? तो वो होता है फोर्स। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हर एक का एग्जाम्पल देना है। अब पुश, तो पुश किसको करते हैं हम? जैसे हमारी डोर बेल, ओपन अ डोर। एज पुल,
तो जैसे ग्रास रोलर या जो ग्रास रोलर होता है उसको रोल्ड पुल्ड किया जाता है गार्डनर के द्वारा। स्ट्रेचिंग हम करते हैं, रबर को स्ट्रेच करते हैं। स्क्वीज, चेंज इन शेप ऑफ स्पॉन्ज ऑन स्क्वीजिंग, जो हम स्क्वीज करते हैं तो हम जो स्पॉन्ज का शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म फोर्स, फोर्स जो है उसको एक्सप्लेन करना है, तो फोर्स की मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। फोर्स इज अ फिजिकल केस that change or may tend to change the state of rest or the state of motion of an object. The SI unit of force is Newton. तो फोर्स एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट जो मोशन में उसको रेस्ट में ले सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर सकते हैं, और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। What effect can a force have on a stationary body? तो स्टेशनरी बॉडी पे क्या अफेक्ट पड़ता है फोर्स का, तो स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है तो इट बिगिंस टू मूव, जो स्टेशनरी बॉडी है वो क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। व्हाट अफेक्ट कैन अ फोर्स हैव ऑन अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, तो मूविंग बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप, इट बिंग्स टू बी इन रेस्ट पोजीशन, जो हमारी मूविंग बॉडी है वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इफेक्ट कैन अ फोर्स produce on a body which is not allowed to move? What effect can a force produce on a body which is not allowed to move? ऐसा कौन सा इफेक्ट है, फोर्स तो प्रोड्यूस होता है लेकिन जो बॉडी है वो मूव नहीं करती है, तो समझते हैं। When a force is applied on a body which is not free to move, it gets deformed, the shape or the size of the body change. अगर बॉडी मूव नहीं हो रही है तो उसका शेप या साइज में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, गिव वन एग्जाम्पल इज टू इंडिकेट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हर एक का एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले प्रोड्यूस मोशन, तो कहाँ पर, आकार ओरिजिनली ट्रेस्ड व्हेन पुश्ड बिगिंस टू मूव, मोशन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जैसे कि हमारी कार रेस्ट में, जैसे उसको हमने पुश किया तो वो मूवेबल कंडीशन में आ गई। सेकेंड है स्टॉप मोशन, मोशन को कैसे रोके, तो मूविंग बाईसाइकिल इज स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, हमारी बाइसाइकिल जो कि मूव हो रही है अगर हम वहां पे ब्रेक्स को अप्लाई कर दे तो वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। थर्ड है स्लो डाउन मोशन, द स्पीड ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज स्लो डाउन बाय अप्लाइंग द ब्रेक, हम कैसे मोशन को स्लो कर सकते हैं, तो बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। नेक्स्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को कैसे चेंज करेंगे, तो आ प्लेयर किक्स अ मूविंग फुटबॉल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को जैसे चेंज करते हैं, जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं वो जैसे उस पर किक मारते हैं तो फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है डिफॉर्म अ बॉडी, किसी बॉडी को हम डिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, तो ऑन स्ट्रेचिंग अ रबर स्ट्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीज, जैसे एक एग्जांपल दिया है, रबर को हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस, आप कुछ केसेस दिए हैं, यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पहला इफेक्ट देखते हैं, द सीलिंग ऑफ अ रबर कैटपल्ट इज स्ट्रेच, तो रबर को जब हम करेंगे तो क्या चेंजेस होगा उसमें, तो देख लेते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ कैटपल्ट चेंजेस, इट्स लेंथ इंक्रीज, जब हम रबर को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड है अ मैन पुशेस अ हैवी कार्ट, जब एक हैवी कार्ट को एक आदमी को पुश करता है तो क्या होगा, जो हैवी कार्ट है वो मूवेबल कंडीशन में आ जाएगा। सेकंड, अ प्लेयर यूजर स्टिक टू डिफ्लेक्ट द बॉल, जब कोई प्लेयर बॉल को पुश करेगा या किक मारेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डी है अ साइक्लिस्ट अप्लाई ब्रेक, जब साइक्लिस्ट ब्रेक अप्लाई करेगा तो साइकिल स्लो डाउन हो जाएगी और फिर स्टॉप हो जाएगी। अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, देयर इज चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द स्प्रिंग, जब कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग का साइज और शेप चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द टू काइंड्स ऑफ फोर्स इन नेचर, दो तरह का कौन सा फोर्स है उसको हमें बताना है। तो टू काइंड्स ऑफ फोर्स इन नेचर आर, दो तरह का फोर्स है तो वो होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस दिए हैं जिसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हमें बताना है। नंबर 1, कूली लिफ्ट अ लगेज, जब कूली लिफ्ट करता है लगेज को तो वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई करता है, तो मस्कुलर फोर्स। सेकंड है
A bicycle comes to rest slowly when the cyclist stop pedaling. तो जब बाईसाइकिल जब रेस्ट में आ जाती है, साइकिलिस्ट जो है साइकिल चलाने वाला पेडलिंग को स्टॉप कर देता है, तो वो किस वजह से? तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। थर्ड है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ रूफ। एक स्टोन रूफ से क्यों गिरता है? तो कि वहां पर एक फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है अ कोम रब्ड विथ सिल्क अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर। जब हम एक रोड को या एक सिल्क को पेपर एक रोड को हम पेपर के साथ रफ करते हैं, तो वहां पे कौन सा फोर्स क्रिएट होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स हैंग्स विथ लोड। तो एक स्ट्रिंग्स को हम क्या करते हैं? लोड के साथ लटका देंगे, तो वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? तो फोर्स ऑफ टेंशन। नेक्स्ट है अ हॉर्स मूव्स अ कार्ट। तो जब एक जो हॉर्स है वो कार्ट्स को मूव करवाता है, तो वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? तो मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन आयरन पिन। मैग्नेट जो होती है वो आयरन पिन को अट्रैक्ट करती है, तो किस वजह से? तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है अ बॉय ओपन्स द डोर। बॉय जो है ओपन करता है डोर को, तो वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? तो मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। एप्पल जो होता है वो पेड़ से नीचे गिरता है, तो वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है अ मैन रो अ बोट। जो मैन है वो एक नाव को चलाता है, तो वहां पे भी कौन सा फोर्स अप्लाई करता है? वो मस्कुलर फोर्स। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट। हमें डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल फोर्स को और इसके एग्जांपल भी हमें देना है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी बाय अर्थ। अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना और उसको वहां पर ले आना, उस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीव्स और फ्रूट जो होते हैं वो ट्री से नीचे गिरते हैं ग्राउंड पर। तो क्यों गिरते हैं? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, जो कि डिफाइन द टर्म वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? इसको हमें डिफाइन करना है, तो समझते हैं वेट। द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स with which the earth attract it toward the center. It depends on acceleration due to gravity. तो जो वेट है वो किसी बॉडी का जो है वो फोर्स की वजह से है, या कहे तो अर्थ क्या करती है? उसको अट्रैक्ट करती है उसके सेंटर की तरफ, और ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम क्या समझते हैं? तो फ्रिक्शन इज दैट फोर्स which opposes the relative motion between the two surfaces that are in contact with each other. तो फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है जो कि अपोज करता है उसका मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का, और जब ये अप्लाई होता है जब दो सरफेस आपस में या दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें एक एग्जांपल ऐसा देना है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बताए। तो समझते हैं इफ वी स्टॉप पैडलिंग अवर बाईसाइकिल। हम साइकिल चला रहे हैं और हमारे बाईसाइकिल की पैडलिंग को हम रोक दे, तो जो हमारी बाईसाइकिल है इट ग्रेजुअली स्लो डाउन। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? स्लो होने लगेगी। एंड अल्टीमेटली इट स्टॉप। और कुछ समय के बाद वो रुक जाएगी। आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाएगी। तो ये क्यों होता है? तो दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन साइकिल एंड ग्राउंड। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो कि अप्लाई हो रहा है बाईसाइकिल और ग्राउंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द केस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कौन कौन से केस है? तो है द केस ऑफ फ्रिक्शन इज इंटरलॉकिंग एंड इररेगुलर प्रोजेक्शन ऑन द टू सरफेस। इंटरलॉकिंग और इररेगुलर प्रोजेक्शन दो सरफेस के बीच में, इसी वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो होता है। स्टेट टू फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे कौन से दो फैक्टर है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो नंबर 1 स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, दूसरा प्रेजेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस अराउंड द मूविंग बॉडी। जो मूविंग बॉडी उसके आसपास कौन सॉलिड लिक्विड या गैस है वो भी मैटर करता है, किसी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं in which case will there be more friction between the truck and the road when the truck is empty or when it is loaded। कहाँ पे मोर फ्रिक्शन अप्लाई होगा? जब ट्रक हमारा रोड पर है और या ट्रक जो है वो भरा हुआ है या फिर ट्रक जो है वो खाली है। तो कब मोर फ्रिक्शन होगा? तो समझते हैं
When the truck is loaded, there will be more friction between the truck and the road. जब ट्रक लोडेड होगा तो मोर फ्रिक्शन अप्लाई होगा एज कम्पेयर टू जब ट्रक खाली होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो मास पर, वेट पर डिपेंड करता है या ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफर्स मोर फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी, अ ग्लास सरफेस और अ वुडन सरफेस। तो कहाँ पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ग्लास सरफेस पे या वुडन सरफेस पे? तो वुडन सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा एज कंपेयर टू ग्लास सरफेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नेम द 3 काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। 3 तरह के कौन कौन से फ्रिक्शन उनको हमें बताना है। तो 3 तरह के, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। 3 डिसएडवांटेजेस बताना हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन के। तो समझते हैं फ्रिक्शन के 3 डिसएडवांटेजेस कौन सा है। तो नंबर 1, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट विच डैमेज द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी जो कि मशीन, जो कि एक मूवेबल मशीन है या मूविंग पार्ट से मशीन के वो डैमेज हो सकते हैं। सेकंड, फ्रिक्शन प्रोड्यूस वेयर एंड टियर ऑन कॉन्टेक्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टियर यानी कि टूट फाट हो सकती है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहां पे टायर, शूज या कहीं पर भी टूट फाट हो सकती है। थर्ड है, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन टू ओवरकम इट बिफोर मूविंग। बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि हम पैडलिंग कर देते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चलते ही जाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से हमें बार बार पैडलिंग करनी पड़ती है हमारी बाईसाइकिल की। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, when you apply the brakes the bicycle stop and the rim of the wheel becomes hot, explain the reason। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बाईसाइकिल हमारी जो है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो जिम है यानी कि जो ब्रेक शूज बने हुए होते हैं हमारी साइकिल में जो लगे हुए होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो वो किस वजह से हो जाते हैं? तो समझते हैं, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड द रिम ऑफ द व्हील फिटकॉम इट होट्स। ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रिम और जो व्हील है वो आपस में टकराते हैं और उसकी वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द इरेजर गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज यू यूज इट मोर एंड मोर, एक्सप्लेन द रीजन। जो हमारी रबर होती है जब हमको इसको यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है, तो इसका क्या रीजन है? तो द इरेजर गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी यूज इट मोर एंड मोर ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स कैजिंग बियर एंड टियर ऑफ द इरेजर। जब हम इरेजर को यूज करते हैं बार बार तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस वजह से उसमें बियर एंड टियर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के 3 मेथड कौन कौन से उसको बताना है। तो नंबर 1, प्रोवाइडिंग बॉल बेयरिंग और व्हील्स बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। या तो हम वहां पे वॉल्स लगा दे वॉल की तरफ जो इजीली रोटेट हो सके, या वहां पे जो मूविंग पार्ट है मशीन के वहां पे हम व्हील को फिक्स कर दे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अप्लाई होगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। सेकेंड है, ऑयलिंग और लुब्रिकेटिंग द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन रिड्यूस फ्रिक्शन। जो मूविंग पार्ट ऑफ मशीन है वहां पे हम लुब्रिकेंट या ऑयल का यूज कर देंगे, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलिशिंग द रफ सरफेस। जो हमारी रफ सरफेस है उसको पॉलिश करके, जिससे फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। फोर्थ है स्ट्रीमलाइन स्पेशल शेप टू एक्सपीरियंस मिनिमम द बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स, कार एक्सेट्रा। हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो मूवेबल कंडीशन में उसका जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन बना दे, जैसे कि हमारा एरोप्लेन होता है, कार होती है, बोट होती है, जिससे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। इट इज डिफिकल्ट टू ओपन एन इंक पोट विथ ग्रेजी और ऑयली हैंड्स, एक्सप्लेन। तो समझते हैं कि किसी ऑयली हैंड से या हमारे हाथ पर ग्रीस लगा रहता है तो इंक पोट का जो ढक्कन होता है उसको खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? तो when the hands are oily then the oil acts as lubricant and reduce the friction। जब हमारे हाथ ऑयली होंगे तो हम उस पर जब अप्लाई करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा और हमारा जो हैंड है वो बार बार उस पर क्या करेगा, स्लिप करेगा। इस वजह से इंक पोट जो है उसको खोलने में डिफिकल्टीज होती है। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट रोड, एक्सप्लेन। जो वेट रोड होता है उस पर चलना मुश्किल क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं, when the road becomes wet after rain friction is reduced and hence the road becomes slippery। जब रोड पर गीला हो जाता है वो बारिश की वजह से
तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और हम बार बार उस पर स्लिप करने लगते हैं। नेक्स्ट है गिव 3 एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द फ्रिक्शन इज नेसेसरी एबल। कोई से ऐसे 3 एग्जाम्पल देने हैं जहाँ फ्रिक्शन हमें काफी ज्यादा जरूरी है। तो इफ फ्रिक्शन वेर absent we would not able to walk। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते और अगर चलते रहते तो फिर रुक नहीं पाते। सेकेंड, फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू बर्न अ मैच स्टिक। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है मैच स्टिक को बर्न करने पर भी, क्योंकि अगर वो आपस में टकराएंगे नहीं तो आग नहीं लग पाएगी। नेक्स्ट है इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन दैट वी कैन राइट ऑन अ बोर्ड बाय चाक। ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम चाक से बोर्ड पर लिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। तो द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस, सब अधिकतम फोर्स किसी सरफेस पे लगाना किसी बॉडी के द्वारा और वो स्टेशनरी कंडीशन में रहे तो उस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो समझते हैं the minimum force required to keep the body moving over a surface such that it moves equal distance in equal interval of time it called the force of sliding friction। वो मिनिमम फोर्स जो किसी मूविंग बॉडी पे अप्लाई करे और वो मूविंग बॉडी क्या हो कंटिन्यूसली या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मिनिमम फोर्स जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, स्लाइड करवा सके। और फिर अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रोल, ऐसा कम से कम फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं और वो इजीली रोल कर पाए, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा कम है। तो स्टैटिक सबसे ज्यादा है, स्लाइडिंग उससे कम है और रोलिंग सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 29। A body needs a force F1 just to start motion on surface, a force F2 to continue its motion and force F2 to roll on the surface. What is? तो इनके हमें बताना है कि कौन सा फोर्स क्या है। तो नंबर 1 द स्टैटिक फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन। स्टेट वेदर F2 इज इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन F1 एंड F2। अब यहाँ पे बताना है कि F1 बड़ा है या F2 बड़ा है या F3। तो जैसे पता चल रहा है सबसे पहला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F स्टैटिक फोर्स, तो वो सबसे बड़ा होगा। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो उससे छोटा होगा। तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन है F3, तो वो क्या होगा, सबसे कम होगा। F1 जो है ग्रेटर है और F3 इज स्मॉलर है। अब आगे देखते हैं कुछ हमारे और क्वेश्चन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फोर्स। तो फोर्स क्या है हमारा, फोर्स या पुल और पुश एक्टिंग अपॉन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स हमारा एक पुश या पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को, या उसके मोशन को चेंज करना, या रेस्ट है तो उसको मोशन में लेकर आना, या उसकी डायरेक्शन शेप साइज को चेंज करना। डिफाइन वेट। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे उसी को हम बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। इनमें से कौन सा एक फोर्स का इफेक्ट नहीं है। तो चेंज इन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से ऐसा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखते हैं हम हमारे कुछ मैच द कॉलम। तो कॉलम ए को हम कॉलम बी से क्या करेंगे, मैच करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो डिस्टेंस से अप्लाई हो जाते हैं, जिसमें हमें कोई कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। मस्कुलर फोर्स जो होता है वो उस तरह की फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो वो होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैटपल जैसे चाक से हम लिखते हैं तो वो कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स क्या है, तो एन एक्ट ऑफ पुश और पुल। नॉर्मल फोर्स अब परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के या किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर फोर्स का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।